आज के लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे कि क्वाड्रेचर कार्टेशियन कर्व्स का कैसे कैलकुलेट किया जाता है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम बात करना चाहते हैं क्वाड्रेचर की कार्टेशियन कर्व्स के लिए। फ़र्ज़ करें हमारे पास y = f(x) कोई फंक्शन है। ये फंक्शन कंटिन्यूस है, x की वैल्यूज़ a से लेकर b तक ये फंक्शन डिफाइन है, कंटिन्यूस है। फर्ज करें इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो ये ब्लू कलर से शो किया गया है। x की वैल्यू a से लेकर x की वैल्यू b तक ये फंक्शन हमारे पास डिफाइन भी है और कंटिन्यूस भी है। कंटिन्यूस का मतलब है इसके ग्राफ में कोई गैप नहीं है। रफली स्पीकिंग हम डेफिनेट इंटीग्रल किसको कहा करते हैं, पहले डिफाइन ये करने लगे हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल हमारी क्वाड्रेचर फाइंड आउट करने में कैसे हेल्प करता है। डेफिनेट इंटीग्रल को हम एग्जैक्टली तो नहीं डिफाइन करेंगे, रफली डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहला काम हम डेफिनेट इंटीग्रल डिफाइन करते हुए करेंगे ये कि जो हमारी डोमेन है, जो कि इस वक्त क्लोज इंटरवल a से लेकर b तक है, इसकी पार्टीशन बनाएंगे। इसकी पार्टीशन कैसे बनाएंगे? हमने a पॉइंट को x0 कह लिया, एक इससे बड़ा पॉइंट x1 चूज़ किया, उससे बड़ा पॉइंट x2 और सो ऑन xn-1 और xn हमने b को कह लिया। a से b तक हमने टोटल n+1 पॉइंट्स ले लिए। a को हमने x0, b को हमने xn और दरमियान में पॉइंट्स ले लिए। ये जो हमने पॉइंट्स लिए हैं, इन पॉइंट्स का अगर हम सेट बना लें तो हम उस सेट को कहते हैं हमने a से b की एक पार्टीशन बनाई है। इस पार्टीशन ने किया क्या है कि a से b तक जो इंटरवल था उसको सब डिवाइड कर लिया है। पहला इंटरवल बना लिया है इसने x0 से लेकर x1 तक का। दूसरा सब इंटरवल बन गया है हमारे पास x1 से लेकर x2 तक का। तीसरा सब इंटरवल बन गया है हमारे पास x2 से लेकर x3 तक का। और इसी तरह से हमारे पास लास्ट जो nth इंटरवल है वो बन गया है x-1 से लेकर xn तक का। अगर हम हर इंटरवल की लेंथ मालूम करें, इस इंटरवल की लेंथ डेल्टा x1 वो x1 माइनस x0 है। इसी तरह से इस इंटरवल की लेंथ डेल्टा x2 मालूम करें तो वो x2 माइनस x1 है। और सो ऑन, ये लास्ट इंटरवल जो है इसकी लेंथ डेल्टा xn में से xn-1 को माइनस करके किसी भी इंटरवल की लेंथ मालूम करने के लिए हमेशा उसके सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस कर लिया करते हैं। जनरली अगर हम बात करें ith इंटरवल की, तो ith इंटरवल की लेंथ जो है वो हमारे पास डेल्टा xi होगी और डेल्टा xi होगी xi माइनस xi-1। और हर इंटरवल में से हम एक पॉइंट चूज़ कर लें। इस इंटरवल में से हम एक पॉइंट चूज़ कर लें C1, इस इंटरवल में से एक पॉइंट चूज़ कर लें C2, इस इंटरवल में से पॉइंट चूज़ कर लें C3, इस इंटरवल में से पॉइंट चूज़ कर लें Cn। जनरली अगर हम ith इंटरवल में से पॉइंट Ci ले लें, ith इंटरवल की लेंथ डेल्टा xi-1 ले लें। ये मेरे पास फर्स्ट इंटरवल है। इस इंटरवल में से मैंने एक पॉइंट यहाँ C1 ले लिया और इस पॉइंट C1 के ऊपर मैं फंक्शन की वैल्यू मालूम करूँ। दूसरे इंटरवल में से जो पॉइंट लिया है उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू मालूम करूँ f(c2). ith इंटरवल में से जो पॉइंट लिया है उसकी वैल्यू मालूम कर लूँ f(ci). उस f(ci) को अगर मैं डेल्टा xi से मल्टीप्लाई कर लूँ, यहाँ पर अगर बन जाए एक रेक्टेंगल। मैं आपके लिए ith इंटरवल बना रहा हूँ xi-1 से लेकर xi तक का। इस इंटरवल में यहाँ कहीं कोई पॉइंट C है। इस ci पॉइंट के ऊपर मैंने f मालूम किया f(ci) और मैंने एक रेक्टेंगल बना ली जिस रेक्टेंगल की हाइट जो है वो f(ci) है और जिस रेक्टेंगल की विड्थ जो है वो डेल्टा xi है। अगर मैं f(ci) को डेल्टा xi से मल्टीप्लाई करूँ, क्या मिल जाएगा मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। इसी तरह से मैं फर्स्ट इंटरवल के लिए
FC1 को डेल्टा x1 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे बनने वाली रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा सेकेंड इंटरवल के लिए, थर्ड इंटरवल के लिए, nth इंटरवल्स के लिए, और इन सारे एरियाज को ऐड कर लूँ तो जो क्वांटिटी बनती है उसको हम रामान सम कहते हैं, फंक्शन f का ओवर द पार्टीशन p, और डिनोट करते हैं SPF से। ये क्या चीज़ है? डेल्टा xi FFCI का सम i फ्रॉम 1 to n, जिनमें से हर डेल्टा xi FCI जो है वो इस तरह की एक रेक्टेंगल के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप डिफरेंट पार्टीशंस बनाते चले जाएं, उनके लिए SPF कैलकुलेट करते चले जाएं और इस SPF को कैलकुलेट करें विद दिस रिस्ट्रिक्शन कि आपने जो पॉइंट्स लेने हैं वो इन्फिनिटी लेने हैं। तो उस सूरत में ये जो हमारे पास SPF बनेगा, अगर मैं SPF ही कैलकुलेट करूं और इस रिस्ट्रिक्शन के साथ कि मैंने इसमें जो पॉइंट्स लिए हैं वो इन्फिनिट लिए हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो जो भी आंसर आएगा उसी को हम डेफिनेट इंटीग्रल a से b f dx कहा करते हैं। और वो बेसिकली क्या होगा? वो बेसिकली हमारे पास इन बनने वाली रेक्टेंगल्स के एरियाज का सम होगा और वो बेसिकली हमारे पास कर्व और x एक्सिस के दरमियान बनने वाले इस सेक्शन का एरिया होगा। तो डेफिनेट इंटीग्रल मैंने रफली डिफाइन करवाया है। कैसे रफली डिफाइन करवाया है? रामान सम की मदद से। इंटरवल की पार्टीशन की है, इंटरवल की पार्टीशन करके हर इंटरवल में से पॉइंट्स लिए हैं, हर इंटरवल में से पॉइंट लेकर उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करके उसको इंटरवल की लेंथ से मल्टीप्लाई करके इस तरह की रेक्टेंगल्स के एरियाज निकाले हैं, उन्हें सम किया है और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ली है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। और ये डेफिनेट इंटीग्रल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? कर्व और x एक्सिस के दरमियान बनने वाले एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही रिजल्ट है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल का। अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रल को डिटेल के साथ पढ़ना है तो रियल एनालिसिस के कोर्स में आप इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। रियल एनालिसिस के कोर्स 2 में वहाँ पे इससे थोड़ा डिफरेंट वे में पढ़ाया जाता है, जिसमें हम UPF कैलकुलेट किया करते हैं, जिनमें हम पार्टीशन में से FFCI कैलकुलेट करने के बजाय मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट किया करते हैं, LPF कैलकुलेट किया करते हैं, लोअर रामान सम, जिनमें FFCI की जगह फंक्शन की उस इंटरवल में मिनिमम वैल्यू कंसिडर किया करते हैं, UPF सारे पार्टीशंस के लिए कैलकुलेट करके उनका हम इन्फिमम ले लिया करते हैं, और LPF सारी पार्टीशंस का कैलकुलेट करके हम उनका सुप्रीमम ले लिया करते हैं, और अगर वो दोनों इक्वल आ जाएं तो हम कहते हैं वही हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है। बहरहाल ये रफली डेफिनेशन है हमारे पास किसकी? रामान इंटीग्रल की। और आपने देखा ये रामान इंटीग्रल जो है कर्व और x एक्सिस के दरमियान एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइंदा से ये हमारे पास रिज़ल्ट है, हम इस रिज़ल्ट का इस्तेमाल किया करेंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) जो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 है a से b के दरमियान और कंटिन्यूस फंक्शन है। बिल्कुल ऐसी ही शेप बन रही है हमारे पास। a और b जो हैं दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो ग्राफ है वो हमेशा 0 या 0 से ऊपर है। तो ये सारे एरियाज हमने देखा है, सम हो जाएंगे तो हमें जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो बेसिकली एरिया दे देगा। डेफिनेट इंटीग्रल a से b f dx से हमें मिल जाएगा एरिया। कौन सा एरिया मिल जाएगा हमें? वो एरिया मिल जाएगा जो इस कर्व से नीचे है, जो x एक्सिस से ऊपर है, x इक्वल टू a वाली लाइन से लेकर x इक्वल टू b वाली लाइन तक का। डेफिनेट इंटीग्रल हमें दिया करेगा एरिया। जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे a से b f dx ऐसे फंक्शन f का जो a से b तक के इंटरवल में हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 है, कंटिन्यूस है, तो हमें मिल जाया करेगा एरिया। कौन सा एरिया? कर्व से नीचे का, x एक्सिस से ऊपर का, और बाउंडेड फ्रॉम लेफ्ट बाय द लाइन x इक्वल टू a और बाउंडेड फ्रॉम राइट बाय द लाइन x इक्वल टू b। हमने सीखा है इस वक्त कि डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या है, और हमने सीखा है कि डेफिनेट इंटीग्रल की मदद से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सारे y जो है हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू 0 आए x a से लेकर x b के दरमियान।
और अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास जो फंक्शन y है वो हमेशा लेसर इक्वल टू 0 हो, a से b के दरमियान, ग्राफ की शेप कुछ इस तरह की हो, a से b तक ग्राफ हमेशा बिलो एक्स एक्सिस हैं। ये a और b दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा y है, जो हमारा fx है, वो लेसर इक्वल टू 0 है, ग्राफ नीचे है। अभी भी अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो हमें इस तरह के रिजल्ट्स का सम मिलेगा, इस तरह की रेक्टेंगल्स का एरियाज मिलेगा। लेकिन अब जो हमारे पास FCIs आएंगे वो हमेशा नेगेटिव होंगे, लेसर इक्वल टू 0 होंगे। जब हम डेल्टा XI को FCI से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे पास लेसर इक्वल टू 0 होगा तो एरिया ही, लेकिन उसका साइन नेगेटिव हो सकता है। अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल हल करेंगे a से b f dx तो वो ये नेगेटिव वैल्यूज़ को ऐड करेगा, निचली साइड पे y's को ऐड करेगा जो कि नेगेटिव है, इन स्मॉल रेक्टेंगल्स के एरियाज को कैलकुलेट करेगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ कैलकुलेट करेगा। अगर आप वाकई ही एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो आप करेंगे ये कि उस डेफिनेट इंटीग्रल को माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल y से dx a b सॉल्व करेंगे, नेगेटिव का आंसर आएगा, उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, फिर वो एरिया देगा हमें। कौन सा एरिया देगा, इस कर्व से ऊपर वाला, एक्स एक्सिस से नीचे वाला, अबव कर्व बिलो एक्स एक्सिस। लेफ्ट साइड से x इक्वल टू a वाली लाइन बाउंड करेगी, राइट साइड से x इक्वल टू b वाली लाइन जो है वो उसको बाउंड करेगी, हमें ये एरिया मिल जाएगा। अगर कर्व का y fx हमेशा लेसर इक्वल टू 0 है a से b के दरमियान, तो डेफिनेट इंटीग्रल के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर देने से हमें कर्व और x एक्सिस के दरमियान x इक्वल टू a वाली लाइन से लेकर x इक्वल टू b वाली लाइन तक का एरिया मिल जाया करता है। अगर हमारे पास कोई कर्व ऐसी हो कि उसका कुछ पोर्शन एक्स एक्सिस से ऊपर और कुछ पोर्शन एक्स एक्सिस से नीचे हो, फर्ज करें जो फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, x की वैल्यू a से c तक वो हमेशा लेसर इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू c से b के दरमियान fx हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 है, फंक्शन कंटिन्यूस है, उसकी शेप फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह की बन रही है। ये वाला पोर्शन वो है जिसमें कर्व हमेशा नीचे है, ये वाला पोर्शन वो है जिसमें कर्व हमेशा ऊपर है। अगर मैं मालूम करूंगा डेफिनेट इंटीग्रल a से b तक का, तो वो इस तरह की रेक्टेंगल्स के लिए डेल्टा XI एफ ऑफ CI को ऐड अप करेगा, निचले पोर्शन में वो नेगेटिव नंबर्स आएंगे, अपर पोर्शन में वो पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। मजमूई तौर पर ऐड करने के बाद आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, लेकिन वो एरिया नहीं होगा। एरिया कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान बाउंड होने वाला एरिया मालूम कर लें, एक्स की वैल्यू a से लेकर एक्स की वैल्यू b तक, तो हमें करने पड़ेंगे इसके दो हिस्से। एक दफ़ा जिसमें ये लेसर इक्वल टू 0 है उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, डेफिनेट इंटीग्रल a से c तक कैलकुलेट करेंगे और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास इस पोर्शन का एरिया आ जाएगा। c से b तक चूँकि कर्व अबव एक्स एक्सिस है, सिंपली आप डेफिनेट इंटीग्रल c से b तक कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा इस वाले पोर्शन का। इस पोर्शन के एरिया को हमने नाम A1 दे दिया है, इस पोर्शन के एरिया को अगर हम नाम A2 दे दें और ये टोटल एरिया कैलकुलेट करना हो तो क्या कर लें, टोटल एरिया कैलकुलेट करने के लिए दोनों एरियाज़ को ऐड अप कर लें, जो टोटल एरिया है वो A1 प्लस A2 हो जाएगा। ये हमने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ देखी हैं कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो हमें एरिया कैलकुलेट करने में कैसे हेल्प कर सकता है, लेकिन ये सारा कुछ ख़त्म नहीं हो गया, इसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। हो सकता है पहले पोर्शन में ग्राफ ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, दूसरे पोर्शन में लेसर इक्वल टू 0 हो। बस आपने बेसिक आइडिया याद रखना है कि कर्व अगर एक्स एक्सिस से नीचे है तो कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप डेफिनेट इंटीग्रल को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे।
ऐसा भी हो सकता है कि कर्व बार बार शेप चेंज कर रही हो सकता है आपके पास जो कर्व है वो कुछ इस तरह की हो। इस पॉइंट ए से लेकर C1 तक अबव एक्स एक्सिस है, C1 से C2 तक बिलो एक्स एक्सिस है, C2 से C3 तक फिर अबव एक्स एक्सिस है, और C3 से इस पॉइंट C4 तक दोबारा बिलो एक्स एक्सिस है। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, हर पोर्शन का अलग अलग एरिया कैलकुलेट करके कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान एरिया कैलकुलेट करने के लिए सारे एरियाज़ को ऐड कर लेंगे। हमने एरिया कैलकुलेट किया है कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान। कर्व अगर एक्स एक्सिस से ऊपर है तब भी, कर्व अगर एक्स एक्सिस से नीचे है तब भी। इसी तरह से अगर हम एरिया कैलकुलेट करना चाहे कर्व और वाई एक्सिस के दरमियान, ऐसी सूरत में हो सकता है जो हमें फंक्शन है वो किस शेप का गिवन हो, x इक्वल टू जी वाई शेप का, और जी ऑफ वाई यानी x हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो y की वैल्यूज़ a से लेकर b तक के लिए, और फंक्शन कंटिन्यूस भी हो। ऐसी सूरत में जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा कि सारे जो हमारे पास x हैं वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 हैं, x राइट साइड पर हैं, y की वैल्यू a से लेकर y की वैल्यू b तक। कर्व और y एक्सिस के दरमियान वाला ये एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रल अगर आप इस दफ़ा कैलकुलेट करेंगे a से b x dy वाला, यानी ये x कैलकुलेट करेंगे, इन स्मॉल रेक्टेंगल्स का एरियाज कैलकुलेट करके उसे सम अप करेंगे तो हमें ये टोटल एरिया मिल जाएगा। अब जो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल होगा x dy या कह लें a से b जी ऑफ वाई डी वाई, ये हमें एरिया देगा। और हमारे पास कर्व और y एक्सिस के दरमियान का एरिया जो बिलो से y इज इक्वल टू ए वाली लाइन जिसको बाउंड करे, जिसको अपर से अबव साइड से y इज इक्वल टू बी वाली लाइन बाउंड करे, वो वाला एरिया कैलकुलेट करना है। तो आप डेफिनेट इंटीग्रल a से b x dy या a से b जी ऑफ वाई डी वाई कैलकुलेट कर लें, हमें एरिया मिल जाएगा। ज़रा सोचें, अगर फंक्शन x इक्वल टू जी वाई शेप का हो लेकिन x लेसर इक्वल टू 0 हो तो फिर क्या होगा। ऐसी सूरत में हमारे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस शेप का होगा कि x नेगेटिव है, x इक्वल टू जी ऑफ वाई लेसर इक्वल टू 0 है, y की वैल्यूज़ a से लेकर y की वैल्यू b तक, y की वैल्यू b तक, और हम ये वाला एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं कर्व और y एक्सिस के दरमियान। अगर आप फिर डेफिनेट इंटीग्रल हल कर लें, कौन सा वाला डेफिनेट इंटीग्रल हल कर लें, x dy a से b, एरिया मिल जाएगा। लेकिन ऐसी सूरत में ये पोर्शन चूंकि x नेगेटिव है तो हमारे पास नेगेटिव आंसर आ जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो एरिया कैलकुलेट हो जाएगा कर्व और y एक्सिस के दरमियान। अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल a टू b x dy सॉल्व कर लें और उसके साथ माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर लें। इसी तरह से आप सोच सकते हैं खुद से कि अगर x इक्वल टू जी ऑफ वाई किसी पोर्शन के लिए नेगेटिव और किसी पोर्शन के लिए पॉजिटिव हो तो कैसे एरिया कैलकुलेट करेंगे, ये आपने अब खुद सोचना है। और नेक्स्ट बात जो हम करने लगे हैं वो हम करने लगे हैं एरिया बिटवीन टू कर्व्स की। अगर फर्ज करें हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है और y इज इक्वल टू जी एक्स दूसरी कर्व है, और इनमें कंडीशन ये है कि एफ एक्स जो है वो हमारे पास हमेशा जी एक्स से ग्रेटर इक्वल टू 0 हैं, और एफ और जी दोनों नेगेटिव भी नहीं है, दोनों ग्रेटर इक्वल टू 0 हैं। एफ हमेशा जी से ग्रेटर इक्वल है और ये सब कुछ एक्स की वैल्यूज ए से लेकर बी तक के लिए हो रहा है, और एफ और जी दोनों कंटिन्यूस भी हैं। ऐसी सूरत में हम इन दोनों कर्व्स के दरमियान ये वाले पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये हमारे पास एफ एक्स कर्व है, ये हमारे पास जी एक्स कर्व है, एफ की वैल्यूज हमेशा जी से ग्रेटर इक्वल हैं और दोनों वैल्यूज ग्रेटर इक्वल टू 0 हैं, कर्व अबव एक्स एक्सिस हैं। तो हम दोनों कर्व्स के दरमियान का एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। हमें डेफिनेट इंटीग्रल से कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान एरिया मिलता है। अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर लूँ a से b f x dx
तो कौन सा एरिया मिल जाएगा मुझे कर्व से लेकर यहाँ नीचे तक का एरिया मिल जाएगा इस पोर्शन का। अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर लूँ, कौन सा वाला, अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर लूँ a से b gx dx का, तो मुझे एरिया मिल जाएगा इस कर्व से यहाँ तक का, इस पूरे पोर्शन का। मुझे ये ऊपर वाले हिस्से का एरिया कैलकुलेट करना है। अगर मैं क्या करूं, इस टोटल एरिया में से इस नीचे वाले एरिया को माइनस कर लूं तो ये दरमियान वाला एरिया आ जाएगा। तो दोनों कर्व्स के दरमियान का एरिया बेसिकली बन जाएगा a से b f dx माइनस a से b g dx का। ये एरिया बन गया दोनों कर्व्स के दरमियान। इस एरिया को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि इंटीग्रल a से b f माइनस g, दोनों इंटीग्रल्स को मैंने इकट्ठा लिख लिया है dx। अगर आपको दो कर्व्स के दरमियान का एरिया कैलकुलेट करना हो, एक कर्व हमेशा दूसरी कर्व से ग्रेटर और इक्वल हो, दोनों कर्व्स पॉजिटिव हों, तो आप क्या करें, बड़ी कर्व के y में से छोटी कर्व का y माइनस कर लें और इसको इंटीग्रेट कर लें a से b तक। आप खुद सोच सकते हैं, अगर कुछ पोर्शन में ये दोनों कर्व्स नेगेटिव हो जाएं, कुछ पोर्शन में दोनों कर्व्स पॉजिटिव हो जाएं, तो क्या सूरत हाल होगी। और अगर ऐसा हो जाए कि एक कर्व अबव एक्स एक्सिस हो जाए और एक कर्व बिलो एक्स एक्सिस हो जाए, तो फिर क्या होगा। ये सारी बातें आप खुद सोच लेंगे। फर्ज करें एक कर्व अबव एक्स एक्सिस हो गई है, दूसरी कर्व बिलो एक्स एक्सिस हो गई है, ये सारा एरिया चाहिए, तो क्या करेंगे। ऐसी सूरत में आप ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया कैलकुलेट करके दोनों को ऐड कर लेंगे, तो दोनों कर्व्स के दरमियान एरिया आ जाएगा। और अगर दोनों कर्व्स नीचे हो गई हैं और आपको दोनों कर्व्स के दरमियान का एरिया मालूम करना है, तो उसी तरह से ज़्यादा वाला एरिया कैलकुलेट करके उसमें से छोटे वाले एरिया को माइनस कर लेंगे। कैसे अप्लाई करना है, ये डिफरेंट क्वेश्चन में आप खुद सोचेंगे, खुद इनकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस एज ए प्रैक्टिस करवाने लगा हूँ, उसके बाद आपको MCQs दे दिए जाएंगे, वो MCQs आप खुद सॉल्व करेंगे। उन MCQs को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे लेक्चर के अंदर। तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको मैं करवाने लगा हूँ, तो हम प्रैक्टिस करने लगे हैं चंद क्वेश्चंस करके। पहली एग्जांपल आपके सामने है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y square इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। कर्व और लेटेस्ट रेक्टम के दरमियान का एरिया कैलकुलेट करना है। याद रहे, हमें कर्व और x एक्सिस के दरमियान का, कर्व और y एक्सिस के दरमियान का, दो कर्व्स के दरमियान का एरिया कैलकुलेट करना आता है। यहाँ पे उसने कहा है कर्व और लेटेस्ट रेक्टम के दरमियान का एरिया कैलकुलेट करें। इसके लिए हमें जब तक कर्व का स्केच नहीं पता चलेगा, तब तक हमें कर्व के लेटेस्ट रेक्टम के बारे में नहीं पता चलेगा, हम एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। इस्तेमाल हमने इसी आइडिया का करना है कि हमने कर्व और x एक्सिस के दरमियान का एरिया कैलकुलेट करना आता है, हमें कर्व और y एक्सिस के दरमियान का एरिया कैलकुलेट करना आता है, और उन्हीं की मदद से हम दो कर्व्स के दरमियान का एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कर्व के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आपको कर्व का स्केच नहीं पता तो तुक्का ना लगाएं, कर्व के बारे में ज़रूर जानें। बड़ी बेसिक सी कर्व है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। कौन सी कर्व है, पैराबोला। और आपको याद होना चाहिए इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है। x इक्वल टू a जो है वो इस कर्व का लेटेस्ट रेक्टम है। हमारे सामने इस कर्व का स्केच है, और वो स्केच क्या है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये वाला पैराबोला है, ये x इक्वल टू a इसका लेटेस्ट रेक्टम है। हमें कर्व और इसके लेटेस्ट रेक्टम के दरमियान ये सारा एरिया कैलकुलेट करना है। हमें जो एरिया कैलकुलेट करना आता है वो कर्व और x एक्सिस के दरमियान का एरिया कैलकुलेट करना आता है। अगर मैं ऐसा करूं कि ये जो फोकस है x इक्वल टू a यहाँ पे फोकस है और x इक्वल टू a इसकी लेटेस्ट रेक्टम है, ये कर्व और x एक्सिस के दरमियान वाला ये एरिया कैलकुलेट कर लूँ, या कर्व और x एक्सिस के दरमियान वाला लोअर पोर्शन का एरिया कैलकुलेट कर लूँ, तो मैं कर्व और लेटेस्ट रेक्टम के दरमियान का एरिया कैलकुलेट कर सकूँगा। कैसे, ग्राफ की सिमेट्री देखते हुए, ग्राफ की शेप देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितना एरिया अबव x एक्सिस है उतना ही बिलो x एक्सिस भी है। अगर इतना एरिया कैलकुलेट कर लिया जाए और उसको डबल कर लिया जाए तो हमारे पास कर्व और लेटेस्ट रेक्टम के दरमियान का एरिया आ जाएगा। यही तरीका हम अडॉप्ट करने लगे हैं,
उसके लिए सबसे पहले तो हम देखने लगे हैं कि हमने कहाँ से लेकर कहाँ तक कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान का एरिया कैलकुलेट करना है। वैसे तो हमें शेप से अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू a है। अगर हम क्या करें, 0 से a तक का इस कर्व का y dx कैलकुलेट कर लें डेफिनेट इंटीग्रल, तो हमें ये एरिया मिल जाएगा। तो हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाली कर्व का, जिसका लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास x इक्वल टू a है, और हमने कहा कि एरिया कितना बनेगा 0 से a y dx। ये एरिया कौन से पोर्शन का बनेगा, अबव पोर्शन का, और इसको डबल कर लेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। पहले इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करके ये अबव वाला एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए y यहाँ से निकालेंगे, हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, y कितना बनेगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस 2 और ax का स्क्वायर रूट आ जाएगा। y इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर रूट 2ax का स्क्वायर रूट, ये ऊपर वाली कर्व है, और y इज इक्वल टू माइनस 2ax का स्क्वायर रूट, ये नीचे वाली कर्व है, और हमने इस ऊपर वाली कर्व को चूज़ किया है। तो हम यहाँ पर इंटीग्रल के अंदर y की जगह लिख लेंगे 4ax का स्क्वायर रूट प्लस वाला, 4 का स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। a का स्क्वायर रूट कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर लिख लेंगे। x के स्क्वायर रूट को हमने लिख लिया है x की पावर 1/2। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, याद करें x की पावर n के इंटीग्रल का फार्मूला पावर 1 बढ़ा लिया करते हैं और नई पावर से डिवाइड कर लिया करते हैं। तो यही इंटीग्रल का फार्मूला हम यूज़ करने लगे हैं। x की पावर 1/2 को इंटीग्रेट करने के लिए पावर 1 बढ़ाएंगे तो 3/2 हो जाएगी, इस नई पावर 3/2 से डिवाइड कर लिया। ये 3/2 बाहर आ जाएगा और 2/3 बन जाएगा, और यहाँ रह जाएगा x की पावर 3/2, और इसकी लिमिट्स हल करनी है। डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट्स कैसे हल किया करते हैं, x की जगह अपर लिमिट a पुट कर लिया, a पावर 3/2 माइनस x की जगह लोअर लिमिट 0 पुट कर दिया, 0 हो गया। ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी 4/3 बन जाएगा हमारे पास, और a की पावर 1/2 और a की पावर 3/2, a की पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1/2 में 3/2 ऐड करेंगे तो 2 बन जाएगा, यानी 4/3 a स्क्वायर। ये हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। क्या ये आंसर है? बिल्कुल भी नहीं। ये एरिया आया है कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान वर्टेक्स से लेकर फोकस तक का या लेटेस्ट रेक्टम तक का एरिया। हमें चाहिए कर्व और लेटेस्ट रेक्टम के दरमियान का टोटल एरिया, उसके लिए इस एरिया को डबल कर लें। तो फाइनली हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है, इस एरिया को डबल कर लें, 8/3 a स्क्वायर आ गया। ये हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और इसके लेटेस्ट रेक्टम के दरमियान का। एक दफ़ा फिर याद करवा दूं, कर्व की शेप का पता होना बहुत ज़रूरी है। कर्व की शेप का नहीं पता तो के ना लगाएं। एक छोटा सा होमवर्क है आपके पास, एरिया मालूम करना है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax का और इसकी लेटेस्ट रेक्टम के दरमियान। ये आपका होमवर्क है, आप इसको खुद करेंगे। थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax जो है वो कर्व इस साइड पर बनेगी, इसका लेटेस्ट रेक्टम जो है x इक्वल टू -a यहाँ पर होगा। हमें कर्व और इसके लेटेस्ट रेक्टम के दरमियान ये एरिया कैलकुलेट करना है। आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं -a से 0 तक का, कर्व के अबव पोर्शन का और x एक्सिस के दरमियान का, और उसको डबल कर सकते हैं। फाइनल कैलकुलेशंस कैसे करनी है ये आपने खुद करनी है, अगर नहीं हो पाएंगी तो मेरे साथ डिस्कस कर लेनी है। और जो नेक्स्ट एग्जांपल हम करने लगे हैं वो क्या है, फाइंड एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू log x एंड x एक्सिस फ्रॉम xa टू xb। कर्व है y इज इक्वल टू log x, इस कर्व और x एक्सिस के दरमियान का एरिया कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू a से लेकर x की वैल्यू b तक। कर्व की शेप का पता होना बहुत ज़रूरी है। y इज इक्वल टू log x का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का है, जो x एक्सिस से ऊपर भी है और x एक्सिस से नीचे भी है। 1 के ऊपर y इज इक्वल टू log 1 0 हो जाता है,
1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए कर्व एक्स एक्सिस से नीचे है, 1 से बड़ी x की वैल्यूज़ के लिए कर्व एक्स एक्सिस से ऊपर है। हमें मालूम करना है कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान का एरिया, x की वैल्यू a से लेकर x की वैल्यू b तक। कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या सिंपली हम इंटीग्रेट कर लें y dx, x की वैल्यू a से लेकर x की वैल्यू b तक, या कुछ सोचना पड़ेगा? हम इस तरह से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं अगर कर्व हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर हो। क्या यहाँ कर्व हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर है? नहीं, कर्व नीचे भी है, ऊपर भी है। ए और बी हमें बताएंगे कि क्या कर्व हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर है, या कर्व हमेशा एक्स एक्सिस से नीचे है, या कर्व का कुछ पोर्शन एक्स एक्सिस से ऊपर और कर्व का कुछ पोर्शन एक्स एक्सिस से नीचे है। तो हम इस एरिया को उस वक्त तक नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे जब तक हमें ए और बी के बारे में कंफर्म ना हो कि ए और बी 1 से बड़े हैं, ए और बी 1 से छोटे हैं, या कोई एक इनमें से छोटा और कोई एक इनमें से बड़ा है। एक कॉमनली हमारी अजम्पशन है यहाँ पर कि ए जो है वो बी से छोटा है, ये हमारी यहाँ पे अजम्पशन है। इस अजम्पशन के साथ बढ़ते हैं। पहला पॉसिबल केस हमारे पास ये है कि ए और बी दोनों 1 से बड़े हों। फर्ज करें यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। ये ए से लेकर बी तक का कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान का एरिया हमने कैलकुलेट करना है। कर्व अबव एक्स एक्सिस है, हम आसानी से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या डेफिनेट इंटीग्रल हल कर लें, ए से बी वाई डी एक्स, और वाई हमारे पास यहाँ लॉग एक्स है। बस इस डेफिनेट इंटीग्रल को हम हल कर लेते हैं तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। अब डेफिनेट इंटीग्रल कैसे हल करें? इस दफ़ा लॉग एक्स की इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास नहीं है। मैं इस लॉग एक्स के साथ 1 ले रहा हूँ और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहा हूँ। 1 का इंटीग्रल हमें मालूम है, 1 का इंटीग्रल फर्स्ट टर्म में भी लेंगे, 1 का इंटीग्रल सेकंड टर्म में भी लेंगे। लॉग एक्स जिसको मैं इस वक्त इंटीग्रेट नहीं कर रहा, फर्स्ट टर्म में एज इट इज आ जाएगी, सेकंड टर्म में लॉग एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा। दोनों टर्म्स के दरमियान नेगेटिव आएगा और सेकंड टर्म की एक इंटीग्रेशन अभी हमने और करनी है। फर्स्ट टर्म में चूंकि इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा, इसकी लिमिट्स राइट साइड पर लिख ली हैं। सेकंड टर्म का इंटीग्रल अभी सॉल्व करेंगे। तो 1 का इंटीग्रल हमारे पास x आ जाएगा, ये x log x बन गया। सेकंड टर्म में 1 का इंटीग्रल x और log x का डेरिवेटिव 1/x। ये इंटीग्रल हल हो चुका है। इसकी लिमिट्स पुट कर लेंगे। पहले अपर लिमिट b log b माइनस लोअर लिमिट a log a। सेकंड इंटीग्रल के अंदर x से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो सेकंड इंटीग्रल है वो a से b 1 dx बन गया। 1 का इंटीग्रल x आ जाएगा, इसकी भी लिमिट्स राइट पर लिख लेंगे, इन लिमिट्स को भी हल कर लेंगे। तो हमारे पास ये b log b माइनस a log a एज इट इज, और ये माइनस इंटू b माइनस a हो गया। फर्स्ट टू टर्म तो एज इट इज आ जाएंगी, यहाँ पे माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस b प्लस a, यही हमारे पास आंसर आ गया। ये कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान का एरिया आ गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि a और b दोनों ही 1 से छोटे हों। ऐसी सूरत में हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। a और b अगर दोनों 1 से छोटे हैं तो हमारे पास कर्व एक्स एक्सिस से नीचे है। हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वही हमने इंटीग्रल सॉल्व करना है a से b y dx को। लेकिन चूंकि ये नीचे वाली वैल्यूज़ हैं, सारे y नेगेटिव आएंगे, एरिया के लिए इनको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ये सारी इंटीग्रेशन y dx तो हम पहले ही हल कर चुके हैं। अगर इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। और ऐसी सूरत में जो हमारे पास इंटीग्रल बनेगा वो क्या बनेगा? इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर ले, a log a प्लस का हो गया, b log b माइनस का हो गया, b प्लस का हो गया और a माइनस का हो गया। तो अगर a और b दोनों 1 से छोटे हैं तो हमारे पास एरिया का आंसर ये आ जाएगा। अगर a और b में से एक 1 से छोटा और एक 1 से बड़ा है तो हमारे पास जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह की बनेगी। a से लेकर 1 तक ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस होगा, 1 से लेकर b तक ग्राफ अबव एक्स एक्सिस होगा। हमें कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान का ये सारा एरिया नीचे वाला और ऊपर वाला कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये आपका होमवर्क है।
पहले आप A1 नीचे वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे। कैसे? A से 1y dx, और चूंकि इसमें y नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव लगा लेंगे। फिर आप दूसरा एरिया कैलकुलेट करेंगे A2 1 से लेकर B तक का। इस पोर्शन में चूंकि y सारे पॉजिटिव हैं तो यही एरिया आ जाएगा और टोटल एरिया दोनों एरियाज का सम होगा। इंटीग्रेशन सेम ऐसे ही होगी, लिमिट्स अलबत्ता चेंज हो जाएंगी। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसे खुद सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर की लास्ट एग्जांपल है, हम एरिया बिटवीन कर्व्स मालूम करना चाहते हैं। एक कर्व है y इज टू x और दूसरी कर्व है y स्क्वायर इज टू 2x। फिर याद करवा दूं, शेप आपको पता होना ज़रूरी है। शेप पता किए बगैर तुक्के मारने की कोशिश ना करें। तो सबसे पहले हम इनका ग्राफ स्केच कर लेते हैं। y इज टू x के बारे में हमें मालूम है कि ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और y स्क्वायर इज टू 2x ये एक पैराबोला है। y इज टू x ये वाली स्ट्रेट लाइन है, y स्क्वायर इज टू 2x ये वाला पैराबोला है। हमें इन दोनों कर्व्स के दरमियान का एरिया कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की इंटीग्रेशन करनी है, और दोनों कर्व्स अबव एक्स एक्सिस हैं। हमने क्या करना है, बड़ी कर्व के y में से छोटी कर्व के y को माइनस कर देना है। पहले हम इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास एक कर्व है y इज टू x, दूसरी कर्व है y स्क्वायर इज टू 2x। हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का सिर्फ x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि हम कर्व और x एक्सिस के दरमियान का एरिया मालूम कर रहे हैं इस वक्त। तो कैसे हल किया जाए, इसमें से y की वैल्यू x यहाँ सब्स्टिट्यूट कर ली, ये x स्क्वायर इक्वल्स टू 2x हो गया। 2x लेफ्ट पर ले आए, माइनस का हो गया, इनमें से x को कॉमन ले लें, अंदर x माइनस 2 रह गया। प्रोडक्ट 0 है तो आइदर x 0 होगा और x माइनस 2 0 होगा। x 0 होने से x की वैल्यू 0 निकल आई, x माइनस 2 को 0 लेने से x की वैल्यू 2 निकल आई, यानी इस जगह का x 0 है, इस जगह का x 2 है, और हमें ये दरमियान का एरिया कैलकुलेट करना है। अगर आपको ग्राफ स्केच करके ना पता चल रहा हो कि कौन सी कर्व ऊपर है कौन सी कर्व नीचे है, तो ये तो हमें पता चल गया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक है। इस दरमियान के पोर्शन में किस कर्व का y बड़ा है वो आप इक्वेशन में पुट करके मालूम कर सकते हैं। 0 और 2 के दरमियान से कोई सा एक पॉइंट चूज कर लें, फर्ज कर लें मैंने x चूज कर लिया, y इज इक्वल टू x वाली में सब्स्टिट्यूट करूं तो y की वैल्यू 1 आ गई। y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x वाली इक्वेशन में x को 1 सब्स्टिट्यूट करूं तो y स्क्वायर की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 का स्क्वायर रूट, एक प्लस की ऊपर आ रही है, यहाँ नीचे भी आएगी, वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। ये 2 का स्क्वायर रूट जो है ये बड़ी वैल्यू है। एक 2 का स्क्वायर रूट यहाँ पे आ रही है कर्व पे, एक नीचे 2 का स्क्वायर रूट आ रही है, हमें ये ऊपर वाली वैल्यू से कंसर्न है। तो आप देख सकते हैं पैराबोला का जो y है वो बड़ा आया है, लाइन का y छोटा आया है। तो हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। कैसे? इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2 लेनी है, पैराबोला का y बड़ा है, पैराबोला के y में से लाइन के y को माइनस करके इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। पैराबोला का y यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो y जब कैलकुलेट करेंगे हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 2x है, y कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस 2x का स्क्वायर रूट आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर रूट प्लस वाला, और y इज इक्वल टू माइनस 2x का स्क्वायर रूट ये नीचे वाला है, और 2x का स्क्वायर रूट ऊपर वाला, और हमें इस ऊपर वाले y को कंसिडर करना है। तो यहाँ पर पैराबोला वाले y की जगह 2x का स्क्वायर रूट, लाइन वाले y की जगह x, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, और ये इंटीग्रेशन ये सिंप्लीफिकेशन कोई मुश्किल बात नहीं है। कैसे होगी? इसमें से 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया, x पावर 1/2 की इंटीग्रेशन x पावर 3/2 हो गई, और नीचे 3/2 से डिवाइड कर लिया। सेकंड टर्म में x का इंटीग्रल वही x की n वाले फार्मूले से, पावर 1 बढ़ा ली 2 और नई पावर से डिवाइड कर लिया, इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई। लिमिट्स को राइट साइड पर लिख लिया, लिमिट्स सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, x की जगह अपर लिमिट 2 पुट कर ली, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट कर ली, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। मेरा ख्याल है
इतने बड़े तो आप हो गए हैं कि ये सिंप्लीफिकेशन खुद कर सकें। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8/3 - 2, और जब एलसीएम ले लेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास 2/3 आ जाएगा। मैं सिंप्लीफिकेशन में गलतियां कर जाया करता हूं, अगर मेरे से गलती हो गई हो तो आपने मुझे बता देना है। ये हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया किसके दरमियान, दो कर्व्स के दरमियान। एमसीक्यूज में आपको कर्व और वाई एक्सिस के दरमियान वाले एमसीक्यूज भी दे देंगे, उनको भी आपने कोशिश करनी है सॉल्व करने की, और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करवा देंगे एमसीक्यूज में। लेक्चर में आज के लिए इतना ही। लेक्चर को देखने के बाद आप एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और फिर हम इसको नेक्स्ट डे क्लास में डिस्कस कर लेंगे।